नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जो आप सभी के लिए जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, इसमें महत्वपूर्ण सीरीज आई थी हमारे लिए स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की क्लासेस को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। यूं ही प्यार को बनाए रखिएगा। VRB एजुकेशन के ग्रुप को आप जो है हर जगह शेयर करें, ताकि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, वो भी इससे निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए। आज का एक नया टॉपिक है, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा था, उसी भारत के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक का एक नया पॉइंट आता है, राजा राम मोहन राय जी। भारत का आधुनिक निर्माता इन्हें कहा जाता है। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व हेडिंग के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा, इसमें अपन राजा राम मोहन राय जी को लेकर बात करेंगे। इससे पहले हमने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, इसके अलावा कुछ अन्य जिसमें लाल बाल पाल और दादा भाई नारोजी, भारत के विवर्ध पुरुष और कुछ अन्य व्यक्तित्वों को लेकर के एक पीछे वाली वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं। यानी कि भारत के व्यक्तित्व संबंधित आपके 3 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा लेक्चर है, इस चौथे लेक्चर में अपन 3 महत्वपूर्ण जो प्रमुख व्यक्तित्व उनको कंप्लीट करेंगे। एक है राजा राम मोहन राय जी, एक इसमें अपन करने वाले मैडम भीकाजी कामा को, और एक मास्टर सूर्य सेन को। ये 3 पॉइंट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े पेपरों में क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं। इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं एक बार वो बता देता हूं। जैसे राजा राम मोहन राय जी है तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, कलकत्ता में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एक इसमें पूछा जाता है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी, किसके प्रयासों से लगी थी। ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर में रहने वाले क्वेश्चंस हैं। उन्हीं को स्टार्ट करते हुए पहला पॉइंट अपन इसमें लेते हैं, राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, भारत का युग पुरुष कहा जाता है, भारत का युग दूत कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो भारत का नया एक व्यक्ति है, तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। नवजागरण का अग्रदूत है, सामाजिक व धार्मिक सुधारों का आंदोलन करता है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों का मुख्य ये करता धरता है। तो राजा राम मोहन राय जी, इनके पहले कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे इनके जीवन परिचय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा इनके उपनाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीसरा इनकी शिक्षाओं से संबंधित या इनकी किसको समर्थन करते थे, इनके समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया था और बाद में संस्थाओं का क्या स्थिति बनी थी, या फिर इनके द्वारा यूरोप का जो आगमन किया गया, यूरोप में जब गए थे वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन इनके जीवन को लेकर के। पहला पॉइंट आता है राजा राम मोहन राय जी का जन्म। राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ। इनके जन्म स्थान क्या है, तो पश्चिमी बंगाल में हुगली नामक स्थान पर, पश्चिमी बंगाल में हुगली नामक स्थान पर एक शहर पड़ता है या एक जिला स्थान पड़ता है, उसका नाम आता है राधा नगर। ये राधा नगर पेपर में पूछा जाएगा। राधा नगर नामक स्थान कहाँ पर है, ये पश्चिमी बंगाल में है, और यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला पॉइंट आता है, इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम है रमाकांत देवराय। रमाकांत देवराय इनके पिताजी हैं। उसके बाद इनकी माता तारिणी देवी, माता का नाम है दोस्तों तारिणी देवी। इनके एक भाई थे, उस भाई का नाम है जगमोहन, और इनकी जगमोहन की एक पत्नी है और राजा राम मोहन राय जी की भाभी, तो उनका नाम आता है अलका मंजरी। अलका मंजरी ये जगमोहन जी की पत्नी है भाई। अब राजा राम मोहन राय जी को अपन क्यों भारत का नव पुरुष कहते हैं, क्यों अग्रदूत कहते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाना है समाज की कुरीतियों को समाप्त करना, समाज की बुराइयों को समाप्त करना। एक सबसे बड़ी बुराई होती थी, वो थी सती प्रथा। अब इनके दोनों के नाम भाई और इनकी भाभी का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इनसे रिलेटेड एक सती प्रथा का किस्सा आता है, वो आपके सामने छोटा सा रखता हूँ, फिर अपन बाकी डिस्कशन पूरा करेंगे इसको लेकर के। जगमोहन जी जो है ये इनके भाई है। जगमोहन जी की जो शादी है 19 वर्ष की आयु में हुई थी,
थी और इनकी 19 वर्ष की आयु में जब शादी होती है तो उसकी भाभी जो थी उसमें केवल 13 साल की थी, यानी कि अलका मंजरी जो है ये केवल 13 साल की थी, इनकी पत्नी केवल 13 साल की थी। कुछ शादी के कुछ माह बाद ही जगमोहन जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ इनकी भाभी को जब इनकी चिता को आग दे रहे थे उसी समय अलका मंजरी को भी जबरदस्ती वहां पर चिता पर बिठा दिया जाता है। ये एक प्रथा होती है सती प्रथा। इसका अर्थ क्या होता है, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उस पति की जलती हुई चिता पर बैठा दिया जाता था, उसको साथ मरने के लिए, उसके साथ जलने के लिए। ये एक बड़ी कुप्रथा थी, सती प्रथा बोलते हैं इसको। देखो दोस्तों, एक होती है जोहर प्रथा और एक होती है सती प्रथा, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा भी होगा, दिल्ली सल्तनत टॉपिक हिस्ट्री वाले टॉपिक में करवा रखा है मैंने आपको। तो दिल्ली सल्तनत का एक पॉइंट आता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद वहां पर महल में जो उनकी रानियां हैं, अन्य जो महिलाएं हैं जो वहां पर रहती हैं, वो लोग, वो महिलाएं जो है अपने स्त्रीत्व यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करती है, अग्नि में कूद करके जोहर कर लेती है। ये जोहर दो प्रकार का होता था, एक अग्नि जोहर और एक होता था जल जोहर। ये सिर्फ किसके लिए करती थी, इज्जत को बचाने के लिए, ताकि अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर जो व्यक्ति राजा महाराजा होते थे उनके स्त्रीत्व के साथ छेड़खानी ना करे, इस कारण से। तो वो होती थी जोहर, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करती थी। यही जोहर बाद में कुप्रथा के रूप में चेंज हो गई। वो प्रथा कौन सी आती है, सती प्रथा। सती प्रथा का अर्थ ये था कि जैसे जब आदमी मरा, आदमी मरते ही उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में बिठा दो, ये सती प्रथा हुआ करती थी। इसका विरोध कौन करेंगे, राजा राम मोहन राय जी करेंगे। कब करेंगे, जब उन्होंने देखा कि इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी है अलका मंजरी, या जो राजा राम मोहन राय जी की जो भाभी है, इनको भी जबरदस्ती उसी चिता पर बिठा दिया जाता है। समाज का विरोध करते हैं, अपने घर वालों का विरोध करते हैं, लेकिन घर वाले और समाज के लोग इन्हीं के विरोध में हो जाते हैं और ये फिर उस समय अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ से निकल भी जाते हैं। तो ये उस पॉइंट्स है राजा राम मोहन राय जी को लेकर के। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के उन्होंने काफी प्रचार किया, विधवाओं की दोबारा शादी के लिए प्रयास किया, सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, विधवाओं की दोबारा से शादी हो, प्रथा प्रथा समाप्त हो, जाति प्रथा समाप्त हो, ऐसे कुछ इनके विचार थे। एकेश्वरवाद यानी कि भगवान एक ही है और आत्मा जो है वो अमर है, ऐसे इनके कुछ विचार थे। विचारों को लेकर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे विचारों को मिला करके इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों ये था इनका जीवन का पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है उपनाम। राजा राम मोहन राय जी के क्या क्या उपनाम है। उपनाम में अपन पहला पॉइंट लेते हैं, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, यानी कि आज का जो भारत है ये इसको बसाने वाले, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों ने भारत में ईसाई प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ाया था और पाश्चात्य शिक्षा को ज़्यादा समर्थन दिया करते थे। ये भी पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को देते थे, लेकिन उस समय ज़्यादा जो प्राचीन परंपराएं जो थी ना, वो भारत में कुछ ज़्यादा फैली हुई थी प्राचीन परंपराएं। अब प्राचीन परंपरा होती क्या है, जैसे कि पर्दा प्रथा होती है, वैसा ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती है घूंघट में रहती है, पर्दा प्रथा होती है। क्या ये पर्दा प्रथा कहीं पर लिख रखी है? नहीं, ये कहीं नहीं लिखी हुई है कि महिलाएं हमेशा घूंघट में रहेंगी, महिलाएं घर का चूल्हा चौका करेंगी, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, वो घर पर से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी। बस उनका जीवन इतना ही है कि जन्म लिया, बच्चे पैदा किए और उसके बाद घर के चूल्हे चौके कार्य करते रहो। ये उनके जन्म की बातें हैं। ये बातें किसने बनाई है? क्या कोई संविधान बनाता है या हमारा देश बनाता है? नहीं, ऐसा कहीं ना लिखा गया है, ना किसी संविधान बनाता है, ना कोई देश बनाता है। ये प्राचीन परंपराएं तो पहले से चली आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई थी, ये उस समय की थी। मतलब जो प्राचीन परंपराएं हैं उसमें तोड़ना चाहिए, उनको आधुनिकीकरण करना चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन राय जी का सपना था। तो वही पॉइंट है, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और जनक को फिर क्या बोला जाता है? पिता। और ये बच्चा आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष भी थे। तो अगला इनका उपनाम पेपर में पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा? इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। तीसरा, वर्तमान, भूतकाल यानी जो बीत चुका है वो, और भविष्य जो आने वाला है वो। भूत और भविष्य, इसको वर्तमान साथ साथ लिख दिया। वर्तमान, भूत और भविष्य के मध्य का सेतु है,
कि मध्य का सेतु राजा राम मोहन राय है। सेतु यानी पुल के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य के जो बीत चुका है उसको भी साथ लेकर चलना और जो आगे जो भविष्य में होने वाला है उसको भी साथ लेकर चलना, एक तरीके से पुल के रूप में, सेतु के रूप में वहां पर कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें भूत भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। और भूत भविष्य आ गया तो इसको अपन अतीत भी लिख सकते हैं। कई बार पेपर में अतीत व भविष्य के मध्य सेतु पेपर में पूछा गया तो बात आपके सामने वही रहने वाली है। एक क्रांतिकारी नेता हुए हैं सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने इनको क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि युग दूत है। राजा राम मोहन राय को नाम दिया युग दूत। युग यानी एक युग का, यानी एक समय का महान पुरुष है, एक दूत है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय जी के बारे में कहा था। देखो ये कई बार पेपर में बनने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग ऐसे छपेंगे, याद कर लीजिएगा। युगदूत इनको कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, यानी कि भारत में देश हित के लिए जो काम करने वाले थे। तो भारत में तो स्टार्टिंग इनका जन्म बंगाल में होता, तो इन्होंने कार्य बंगाल में करना स्टार्ट किया था। भारतीय बंगाल में राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं। राष्ट्रवाद यानी देश हित के बारे में सोचना, राष्ट्रवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। बंगाल या भारत में राष्ट्रवाद के जनक इनको कहा जाता है। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रेरणता, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रेरणता, धार्मिक आंदोलनों के प्रेरणता यानी सबसे पहले आने वाले, रचयिता, ठीक है जी। अग्रदूत, अग्रदूत का आता है सबसे पहले जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग किया था वो कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी हैं। भाई सामाजिक का विरोध किया, सामाजिक को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाना, इसका अर्थ था कि बाल विवाह को रोकना है, विधवाओं की दोबारा से शादी करवानी है, सती प्रथा पर रोक लगानी है, जाति के प्रथा को समाप्त करना है। ये होते हैं समाज से संबंधित कुछ कार्य। दूसरा अपन धार्मिक संबंधित क्या था कि आपने पढ़ा भी होगा, वैदिक सभ्यता आपको पढ़ाई थी तब मैंने, तो उस समय ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उसमें सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। लेकिन जब जैसे उत्तर वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता का, आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हिस्ट्री वाले टॉपिक में वैदिक सभ्यता एक टॉपिक आता है बच्चा। इस वैदिक सभ्यता का जो समय जो आता है ना, वो लगभग कब से कब तक का आता है? 1500 से लेकर के और 620 तक का आता है। 1500 से लेकर 620 तक आता है, जिसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक आता है पूर्व वैदिक सभ्यता जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक सभ्यता। ये जो पूर्व वैदिक जो सभ्यता थी इसका समय आता है 1500 से लेकर के 1000 BC तक का, और फिर ये वाला जो उत्तर वैदिक का समय आता है ये आता है 1000 से लेकर के 600 BC तक का। इस पूर्व वैदिक सभ्यता में किनका निर्माण हुआ था? सिर्फ एक वेद का निर्माण हुआ था, उस वेद का नाम था ऋग्वेद। जबकि उत्तर वैदिक में यजुर्वेद, बाकी 3 बच गए, उनका निर्माण हुआ यजुर्वेद, सामवेद और चौथा पॉइंट आता है बेटा इसमें अथर्ववेद। तो ये सब जो है इनका निर्माण यहाँ पर इस समय में होता गया था। ठीक है, तो इस पूर्व वैदिक जो सभ्यता थी ना, इसमें कोई भी धार्मिक आडंबर नहीं थे। जैसा ऋग्वेद में लिखा था उस तरह से आचरण हुआ करता था, देवी देवताओं को माना करते थे, उनका सम्मान किया करते थे, बस एक नॉर्मल सा व्यवहार था। लेकिन जो उत्तर वैदिक सभ्यता का समय आ गया ना, इस समय में क्या पॉइंट आ गया? इस समय में हमारे देश सामने ब्राह्मण लोग आ गए, और ब्राह्मणों ने यह कह दिया कि काली माता तभी प्रसन्न होगी जब किसी आदमी की बलि दी जाएगी। अब ऐसा होता है या नहीं होता, अपन इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, और ना ही मैं इस चीज पर विवाद करना चाहता हूं। बस बात इतना सा है कि ब्राह्मणों का आधिपत्य होने के बाद यहाँ पर कर्मकांड स्टार्ट हो गई। याद बच्चा, कर्मकांड का अर्थ यहाँ पर होता है जिसमें पाखंड आते हैं, आडंबर आते हैं, ये बच्चा मूर्ति पूजा आती है। तो ये कुछ सीन किस में होने लगे थे? फिर आपके उत्तर वैदिक सभ्यता में स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने क्या किया? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के जनक कहलाते हैं। इन्होंने उस चीजों का विरोध करते हुए कार्य किया था। अब आता है बच्चा भारत में समाचार पत्र जो प्रारंभ हुए थे ना, उन समाचार पत्रों को प्रारंभ करना, क्योंकि उस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने एक नियम बना रखा था कि भारतीय अखबार जो है ये नहीं चलेंगे, यानी कि हमारे जो मीडिया है इस पर रोक लगा रखी थी, मीडिया नहीं चल पाएगी, ऐसा रोक लगा रखा था। हालांकि एक तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो तो 1878 में आएगा, वो तो वास्तव में जो उसने EIC के द्वारा लगाया गया था वो तो अलग ही था, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। लेकिन इस समय भी जब इनका समय था तो उस समय भी ये कह रखा था कि भारतीय मीडिया नहीं चल सकती है। तब इनके द्वारा क्या किया गया? समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है।
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं का जो प्रारंभ करने वाले थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। तो इनके आधुनिक टॉपिक जो है ये उपनाम पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बनने वाले हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व है ना वो सारे एक टॉपिक में करवा रखे, उनके उपनाम वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व के उपनाम पॉइंट है वो आप यूट्यूब पे जाकर के प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको पक्का उसमें सब कुछ मिलेंगे, आपको कंटिन्यू क्लासेस स्ट्रेटेजी के अंदर मिलने वाली है। अगला पॉइंट लेते हैं अपन की कुछ संस्थाओं को लेकर के। इनके द्वारा संस्थाओं का निर्माण करवाया गया। पहली इनके द्वारा संस्था बनाई गई थी। देखो स्टार्टिंग से ये क्या है, समाज संबंधी जितनी बुराइयां थी उनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं ताकि सब लोगों के साथ लेकर के कार्य किया जा सके। इनके घर परिवार वाले इनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ये एक नई संस्था बना लेते हैं। ये कलकत्ता आ जाते हैं, पश्चिमी बंगाल में जन्म हुआ था राधानगर में, फिर कलकत्ता आगे 1813-14 के आसपास ये कलकत्ता आ जाते हैं। और 1814 में जब ये कलकत्ता आते हैं तो इनके द्वारा तो स्टार्ट क्या पॉइंट आता है, 1814 में कलकत्ता आ गए, 1814 में कलकत्ता आ गए और 1815 में इन्होंने यहाँ कलकत्ता में ही 1815 में कलकत्ता में, ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। 1815 में कलकत्ता में एक संस्था बना दी, एक सभा बना दी, उस सभा का नाम आता है आत्मीय सभा। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन किया, आत्मीय सभा का गठन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा आपके लिए पेपर में। उसके बाद जब ये आते हैं तो यहाँ पर समाज से जुड़े हुए लोग, जिनका जो इनके साथ जुड़े वो लोग इस संस्था में जुड़ते गए। जब संस्था में जुड़ते हुए जाते हैं तो इनके द्वारा कई समाचार पत्र पत्रिकाएं भी निकालेंगे, उनको सभी को एक साथ लेकर के अपन करेंगे। यहाँ पर जब समाज में थोड़ा थोड़ा उद्धार होने लगा तो इनके द्वारा एक कॉलेज बना दिया गया 1817 में। उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। तो कई बार पेपर में पूछा गया है हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। 1817 में इनके द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये जो हिंदू कॉलेज जो बनाया गया था इनकी सहायता से, किसकी सहायता से बना था, ये पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेविड हेयर और एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर उफ, उसकी सहायता से हिंदू कॉलेज का क्या हुआ था, यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ था। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे यहाँ पर, इनके राजा राम मोहन राय जी के। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई किसके सहयोग से हुई थी, तो दो व्यक्ति आपको याद रखने हैं। एक का नाम ज्यादा पूछा जाता है, डेविड हेयर, ये तो ये समझ लो पेपर में यही एज इट इज छपने वाला क्वेश्चन है, डेविड हेयर। और दूसरे का नाम आता है अलेक्जेंडर उफ। इन दोनों के सहयोग से इनके द्वारा यहाँ पर किसकी स्थापना की जाती है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है 1817 में। 1855 में इसी हिंदू कॉलेज का नाम चेंज कर दिया जाएगा। 1855 में इस हिंदू कॉलेज का नाम चेंज कर करके और इसका नाम रख दिया जाएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो आज इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था हिंदू कॉलेज, आज अपन बोलते हैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। तो ये कलकत्ता में स्थित है बेटा। 1855 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, हिंदू कॉलेज कर देगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, 1814 में कलकत्ता में आए, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन किया। यहाँ आत्मीय सभा गठन करते हैं, जितने भी समाज से बुरे जो विरोध कर रहे, समाज का विरोध कर रहे थे वो लोग इनसे जुड़ते हुए जाते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, किसकी सहायता से स्थापना की थी, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर उफ की सहायता से उन्होंने स्थापना की। हिंदू कॉलेज का ही नाम चेंज करके 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था और ये इसका हिंदू कॉलेज था। उसके बाद इनके द्वारा एक नया कॉलेज बनाया गया 1822 में। लेकिन ये जो कॉलेज बनाना, इसमें आधा अंग्रेजी था और आधा हिंदी था। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी का अर्थ यहाँ पर क्या है, ये जो थे पाश्चात्य शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देते थे। पाश्चात्य शिक्षा का अर्थ होता है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये कहते थे कि अगर हिंदी भी जरूरी है तो हमें आधुनिकीकरण भी करना जरूरी है। और आधुनिकीकरण वो है जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर रखा, तो अंग्रेज कौन सी भाषा बोलते हैं, वो जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों वाली, वो कौन सी भाषा यूज करते, तो अंग्रेजी भाषा यूज करते हैं। तो ये कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिश्रण करके एक नया कॉलेज बना देते। उस कॉलेज का नाम आ गया एंग्लो हिंदू कॉलेज। ये 1822 में इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना करवाई थी। इसका जो स्वरूप आप देखोगे, आर्किटेक्चर जो देखोगे, इसकी बनावट जो देखोगे स्कूल की, तो जो वास्तुकार है उन्होंने किस प्रकार से बनाया, आधा तो हिंदू है और आधा कैसा है, इसमें अंग्रेजी वास्तुकला का इसमें प्रयोग हुआ है। तो बच्चा इनके द्वारा 1822 में
1822 में कलकत्ता में एंग्लो हिंदू कॉलेज का गठन किया गया। ये आपके पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। एंग्लो हिंदू कॉलेज का गठन किया राजा राम मोहन राय जी ने। कहाँ पर किया? कलकत्ता में किया। और इस एंग्लो हिंदू कॉलेज में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी? तो हिंदी भी भाषा होगी और साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसका अर्थ ये है कि एंग्लो हिंदू कॉलेज में कौन सी शिक्षा पर जोर दिया गया? तो बच्चा पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया गया। पाश्चात्य का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी भाषा पर इस पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। तो एक पॉइंट आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला इनका। उसके बाद इन्होंने 1825 में कलकत्ता में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब ध्यान से सुनना, पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेदांत सोसाइटी को लेकर के। यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे वेदांत सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना किसने की, तो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी ने की। लेकिन यदि आपसे पेपर पूछ ले, पीछे वाली जो वीडियो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के रही थी उसमें मैंने आपको बताया था उन्होंने न्यूयॉर्क में द वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1896 में। वो अगला पॉइंट वो आपका वहाँ कलकत्ता में, ये कलकत्ता में है और वो कहाँ पे आएगी? न्यूयॉर्क में आएगी। इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी करेंगे और उसकी 1896 में स्थापना होगी। और वो किसके द्वारा की जाएगी? तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उसकी स्थापना की जाएगी। भाई यहां तक का पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। जब ये टाइमिंग चल रहा था तो धीरे धीरे राजा राम मोहन राय एक बड़े ही उभरते हुए एक तरीके से तारे बने। तो ऐसा इनका एक भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा भी कहा जाता है इन्हें। यानी कि धीरे धीरे भारत के जो बीमारियां थी, समाज की बुराइयां थी, वो धीरे धीरे समाप्त भी होती जा रही है। बड़े ही लोग इनसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। एक समाज सुधार का आंदोलन चलना स्टार्ट हो जाता है और इन्हें प्रभात का तारा नाम दे दिया गया। भारतीय पुनर्जागरण का भारत का तारा भी इन्हें कहा जाता है। तो एक समय ऐसा आ चुका है जब इनका नाम पूरे कलकत्ता में फैलने लग गया। तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, 1828 तक इनके द्वारा कलकत्ता में 1828 तक इनके द्वारा कलकत्ता में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन जोर से चलाया गया। यानी कि सब लोग इसमें शामिल हुए, जोर से चलाया गया, जिसको बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। और जब प्रसिद्धि मिल गई तो हुआ क्या? 1830 में अपने यहाँ पर एक राजा होता है मुगल वंश का, उसका नाम था अकबर सेकंड। ध्यान से देखिएगा, 1830 की बात बता रहा हूँ मैं। 1830 में मुगल वंश का राजा था अकबर सेकंड। 1830 में मुगल वंश के राजा अकबर सेकंड इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और इनको अपने दरबार में बुलाते हैं और इनको एक उपाधि देते हैं और उस उपाधि का नाम आता है राजा। अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। तो राम मोहन राय तो इनका नाम था, लेकिन राजा की जो उपाधि दी गई तो किनके द्वारा दी गई थी? अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि यहाँ पर दी गई। जब ये उपाधि प्राप्त करते हैं उसके बाद 1831 में एक पॉइंट और छूट गया अपना यहाँ पर। इन्होंने क्या किया था? 20 अगस्त 1828 को, चलो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, 20 अगस्त 1828 को इनके द्वारा एक समाज की स्थापना कर दी गई थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। बच्चा पहले इसको सभा कहा गया, बाद में समाज कहा गया और इसी का फिर अन्य नाम क्या आता है? संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ब्रह्म समाज के संस्थापक
कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। इन्होंने स्थापना कब की? 20 अगस्त 1828 को की। इसकी स्थापना कहाँ पर की? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कलकत्ता में भाई इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई थी। ये जो ब्रह्म समाज था ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित कार्य करता था। तो इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या होता था? इसका कार्य क्या क्या करते थे लोग? तो इसका उद्देश्य था धार्मिक व सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। अब बचे धार्मिक का अर्थ मैंने आपको पहले बताया भी है, फिर से बता देता हूं, को समाप्त करना यानी कि इनका विरोध करना। तो ये विरोध करते थे इस समाज के लोग मिल करके। धार्मिक में यदि मैं कह दूं कि उस समय पाप ही बढ़ चुके थे, पाप हो रहा था, आडंबर बढ़ रहे थे। आडंबर आप जानते हो, ये आडंबर ही होता है कि आप लोग जो है कि यहाँ पर कार्य करते हैं। आडंबर का अर्थ यहाँ पर क्या आता है कि हम लोग वो हो गया कि काली माता तभी प्रसन्न होगी जब किसी आदमी के बलि दी जाएगी, इसको आडंबर कहा जाता है। उस समय पाखंड बढ़ा हुआ था। उस समय जो बड़े बड़े धर्म के जो लोग थे, जो एक पुजारी है तो वो पुजारी ये कहता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, मेरे द्वारा जो बात कहेगी वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसी बात को पत्थर की लकीर मान करके आप जो है कार्य करोगे, इसे पुरोहितवाद कहा जाता था। तो ये पुरोहितवाद जो था इसका भी क्या करते थे? विरोध करते थे। तो धार्मिक के तहत इन सब का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अब बात करते हैं सामाजिक बुराइयों को लेकर के। सामाजिक बुराई अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। सामाजिक बुराइयों में जैसे इंपॉर्टेंट आते हैं बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादी कर देना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। एक से अधिक शादी होना क्या कहलाता है? बहु विवाह कहलाता है। हालांकि इनकी 3 शादियां हुई थी राजा राम मोहन राय जी की, बाकी इन्होंने बहु विवाह का भी विरोध किया था। विधवाओं की दोबारा से शादी हो तो विधवाओं की विधवा विवाह जो नहीं होता था उसको भी बच्चा इनका द्वारा जोर दिया गया कि इनको आप दोबारा से शादी करवाओ। इसके अलावा पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का अर्थ होता है महिलाओं का घूंघट में रहना। उनका पूरा का पूरा समाज जो है, पूरा का पूरा जीवन जो है वो चूल्हे चौकी करते हुए सिर्फ एक घर के अंदर ही बीत जाना, ये पर्दा प्रथा कहलाती थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, घर से बाहर काम धंधा नहीं कर सकती, अपना कोई काम आगे रोजगार नहीं प्राप्त कर सकती, वो पर्दा प्रथा कहलाती थी। इसी प्रकार से एक प्रथा आती थी जाति प्रथा। जाति प्रथा का बच्चा अर्थ होता है कि उस समय देखो इन्होंने ये कहा था कि जाति नहीं होनी चाहिए। SC ST वगैरह जो जाति होती है इनको अछूत कहा जाने लग गया, और अछूत इनको टच नहीं करते थे, इनसे बातें भी नहीं क्या करते थे। इस प्रकार से भारत में एक बड़ा सा माहौल फैल रहा था। तो इन्होंने कहा कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए, जाति नहीं होना चाहिए, कार्य के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। जैसा कि बच्चा आपने जो है वो पुरुष सूक्त में पढ़ा था ऋग्वेद में, कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार जो 10वां मंडल आया था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, उसमें यह लिखा था कि ब्रह्मा के मुख से जो है, एक विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ था, और उसके जांग जो थे उनसे वैश्य उत्पन्न हुआ, और पैरों से कौन उत्पन्न हुआ था? शूद्र उत्पन्न हुआ था। ये इनके कार्य क्या होते थे? हवन करना, कराना, पाठ पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मण का काम होता था। क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना, वैश्य का काम होता था कोई भी किसान या मजदूर होगा वो आएगा, और शूद्र का कार्य होता था इन सब की रक्षा करना, इन तीनों की सेवा भाव करना, रक्षा करने सेवा भाव करना। तो ये कर्म के आधार पर 4 भाग बने थे। इन्होंने भी यही कहा था कि वो कर्म के आधार पर भाग बढ़ने चाहिए, ना कि जाति प्रथा होनी चाहिए, ये कोई जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इस बात का विरोध करते हैं। महिलाओं की अशिक्षा, तो स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जोर दिया कि महिलाओं जो है उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, महिलाओं की अशिक्षा का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद एक पॉइंट आपने पढ़ा है सती प्रथा, सबसे इंपॉर्टेंट आती है सती प्रथा। तो इसका भी क्या करते हैं? इन सबका विरोध करता है। तो ये जो ब्रह्म समाज था, ये ब्रह्म संप्रदाय था, ये ब्रह्म सभा जो थी, इन सब का क्या करती है? विरोध करती है। ये इसका क्या होता था दोस्तों? उद्देश्य होता था। अब एक बार ब्रह्म समाज को अपन यही निपटा देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। ब्रह्म समाज जो है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी जो है अपने यहाँ पर 2 अनुयायी अनुयायी बनाते हैं कि मेरे बाद अगर किसी को अगर इस ब्रह्म समाज को चलाना है, या मेरी अनुपस्थिति में अगर ब्रह्म समाज को कोई देख रेख करेगा तो 2 व्यक्ति होंगे। तो बच्चा मैं यहाँ लिख देता हूँ राजा राम मोहन राय जी के ब्रह्म समाज के अनुयायी। तो आप याद रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज के अनुयायी राजा राम मोहन राय जी कौन कौन हुआ करते थे? एक का तो नाम आता है पंडित रामचंद्र वागीश, ये ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले यही आएगा जो इनको संभालेगा। अगर ये नहीं है उस समय, या फिर इनकी सहायता के लिए कोई
जाएगा तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जी ये इसको क्या करेंगे, संभालेंगे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ब्रह्म समाज के दो अनुयायी बनाए गए। दो क्या बनाए गए भाई, यहाँ पर अनुयायी बनाए गए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और दो अनुयायी जो थे, एक का नाम आता है पंडित रामचंद्र वागीश और दूसरे का नाम आता है यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला पॉइंट लेते हैं। 1833 में इन राजा राम मोहन राय जी की ब्रिस्टल नामक इंग्लैंड में स्थान है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित होगा। पहला एक तो ब्रह्म समाज आएगा भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा इसमें आ जाएगा आदि ब्रह्म समाज। अब ये तो हो गए इसके प्रकार। अब इनकी मृत्यु के बाद इसको कौन कौन संभालेगा, ये बात है 1866 में। 1866 में ब्रह्म समाज कितने भागों में बच गया, दो भागों में बट गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक आ गया आदि ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये तो था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और दूसरा आदि ब्रह्म समाज जो आएगा ये आएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था भारतीय ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज जो है किसके नेतृत्व में आ जाएगा, यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स ब्रह्म समाज को लेकर के पेपर में जो बार बार पूछे जाते हैं वो है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों 1800 पीछे वाले पॉइंट पे आता हूँ मैं, पॉइंट छूट गया था इसलिए यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है। 1830 में मुगल वंश के राजा थे अकबर सेकंड। ये क्या करते हैं, अकबर सेकंड जो है इनकी जो प्रसिद्धि थी ना वो कलकत्ता ही नहीं बल्कि भारत में लगभग फैलनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रसिद्धि जब इनकी फैल रही होती है, ये विरोध करते सामाजिक बुराइयों का, तो इनकी प्रसिद्धि फैलने लग गई। तो अकबर सेकंड इनको बुलाते हैं और एक उपाधि प्रदान करते हैं। उस उपाधि का क्या नाम आया था, राजा की इनको बच्चा उपाधि दी गई थी। जब इनको ये उपाधि दी जाती है उस समय, उसके बाद 1831 में इसी मुगल वंश के राजा अकबर सेकंड ने, मुगल वंश के राजा अकबर सेकंड ने इन राजा राम मोहन राय को यूरोप भेजा। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को यूरोप भेजा, राजा राम मोहन राय को यूरोप भेजा। किससे मिलने के लिए भेजा था वो देखिएगा। उसमें बच्चा यूरोप का जो ब्रिटेन का जो राजा होता है, तो यूरोप का जो राजा था उसका नाम था विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ, ध्यान से सुनना तभी पॉइंट समझ में आएगा। यूरोप के राजा का नाम आता है विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ क्या करता है, इस अकबर सेकंड की पेंशन बंद कर देता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या फिर आपने ये भी सुना होगा इलाहाबाद की संधि वगैरह। ये कुछ ऐसी संधियां वगैरह हुई थी जिसके तहत जो मुगल वंश के राजा था या जो अन्य जो राजा महाराजा थे ना, इनको पेंशन देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो विलियम फोर्थ नाम का जो राजा ब्रिटेन का राजा बना, यूरोप का राजा बना, तो ये क्या करता है, ये कहता है कि अकबर सेकंड जो मुगल वंश का राजा, इसकी पेंशन को बंद कर दें, इसकी पेंशन में ना बढ़ोतरी होगी, इसको बंद ही कर दिया जाएगा। तब अकबर सेकंड जो है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्धि को सुनकर काफी प्रभावित होते हैं और इनको ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राय जी आप यूरोप जाओ और वहां जाकर के विलियम फोर्थ से मिलो और मेरी पेंशन को दोबारा से बहाल कराओ, दोबारा से मेरी पेंशन को क्या कराओ, चालू करवा दो। तो पेंशन के सिलसिले से अकबर सेकंड ने इनको कहां पर भेजा था, यूरोप भेजा था राजा राम मोहन राय जी को। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर का पॉइंट समझ में आया होगा। 1831 में कहां चले जाते हैं, ब्रिस्टल इंग्लैंड में जाएंगे जहां पर विलियम फोर्थ यहां पर रहेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं। यहां 1833 की बात है। 1833 में इनको थोड़ी मानसिक बीमारी थी, इस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर, ब्रिस्टल शहर पड़ता है इंग्लैंड में, तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही बच्चा इनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। यहाँ इनको दफनाया गया था तो यही इनकी समाधि बनी हुई है, यही इनकी कब्र भी अपन बोल सकते हैं, या इनका जो स्मारक जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, ब्रिस्टल में इनका क्या बना हुआ है भाई, स्मारक बना हुआ है। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थित है। तो 22 मई को तो इनका जन्म हुआ था 1772 को और 27 सितंबर 1833
1933 को इनकी क्या हो जाती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक युग था, जो किसका युग था, ये युग जो आया ये युग था राजा राम मोहन राय जी का। अगला पॉइंट अपन लेते हैं कि अब कुछ ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ चार प्रकार का ब्रह्म समाज बदलेगा, उस समाज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेगा। एक समाज बना और एक साइड लिख देता हूं संस्थापक, एक साइड संस्थापक या बाद में इसको संभालने वाले। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय जी की अध्यक्षता में चल रहा था, ये राजा राम मोहन राय जी ने बनाया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके हैं। इनकी मृत्यु के बाद 1866 में इनकी मृत्यु होगी और ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाएगा। एक आएगा आदि ब्रह्म समाज और फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें भारतीय ब्रह्म समाज। आदि जो ब्रह्म समाज था ये महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इसके संस्थापक थे, तो इन्होंने इसको बनाया। विचारधाराएं अलग होती चली गई, ब्रह्म समाज के दो पार्ट्स में बन गए थे। उसके बाद तीसरा एक ब्रह्म समाज आता है भारतीय ब्रह्म समाज, और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये इसके संस्थापक कौन आते हैं, तो दोस्तों इसके संस्थापक यहाँ पर आते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है साधारण ब्रह्म समाज, ये भी एक नाम ही है समाज का। इसके लिए बचा वहां पर 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, ये नाम बच गए थे, इसे दोबारा से पढ़ने कर दिया। इसके संस्थापक आते हैं आनंद मोहन बसु, आनंद मोहन बसु। तो दोस्तों ये आपका इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स था। अब बात करते हैं इनकी क्या नाम है पुस्तक व कुछ समाचार पत्रों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक समाचार पत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही करना है, इसका नाम आता है संवाद कौमुदी। ये तो समझो कि हर बार पेपर में लगभग पूछा जाता है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का था, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलने वाला समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसमें कुप्रथाओं का क्या होता था, विरोध होता था। जो सामाजिक बुराइयां थी इनका यहाँ पर कुप्रथाओं का विरोध किया जाता था, कुप्रथाओं का विरोध होता था। ये था दोस्तों आपका संवाद कौमुदी। उसके बाद इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया, उसका नाम आता है यहाँ पर मीरात उल अखबार, जो फारसी भाषा में लिखा गया था, मीरात उल अखबार। ये दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मीरात उल अखबार की भाषा आती है फारसी, लेकिन इसे कहा जाता है दर्पण। किसका दर्पण कहा जाता है, बुद्धि का दर्पण इसे कहा जाता है। तो इसी का नाम आता है बुद्धि का दर्पण, इसे दोस्तों कहा जाता है बुद्धि का दर्पण। यदि आपको बुद्धि का दर्पण ये समाचार पत्र समझ में आ गया तो एक अगला और याद रखिएगा, उनकी पुस्तक थी जो इनके द्वारा सबसे पहली लिखी गई पुस्तक थी, 1809 में लिखी थी, तहफात अल मुहाबिद्दीन। इसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। तहफात अल मुहाबिद्दीन, ये इनकी एक पुस्तक थी। इसको सिर्फ आपको याद रखना है, एकेश्वरवाद का उपहार। एकेश्वरवाद इसका अर्थ है कि एक ही ईश्वर को मानना। एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है कौन सी पुस्तक को, तहफात उल मुहाबिद्दीन पुस्तक को इसको कहा जाता है। मुबाहिद्दीन पुस्तक, ये मुहाबिद्दीन लिख दिया, मुबाहुद्दीन, तहफात उल मुबाहुद्दीन पुस्तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनके द्वारा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई। ये इनकी पुस्तक है, वो ऊपर समाचार पत्र आ गए थे दोस्तों, ये इनकी पुस्तक है एक, और एक ये वाली प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें ये कहते हैं कि जो जीसस ईसाई धर्म का है ना, तो उसका भी ये इनको चमत्कारिक बताया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अलग पुस्तक लिखी, ज्ञानचंद, ये इनकी एक पुस्तक आई थी। और एक आया था प्रज्ञाचंद, ज्ञानचंद, प्रज्ञाचंद, और एक है बोधचंद। ठीक है जी, ये आपके इनके कुछ पॉइंट्स थे, बोध या बुद्धि चंद, इनकी पुस्तकों को लेकर के।
किसके समर्थक हैं? शिक्षाएं दे और देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, शिक्षाएं किसके समर्थक है शिक्षाओं में? तो शिक्षाओं में समर्थक आए थे एकेश्वरवाद के, यानी कि एक ही भगवान को मानना, और ये कहते थे कि आत्मा जो है वो अमर है, तो आत्मा अमर है, ऐसा कहते थे। उसके बाद सती प्रथा, बाल विवाह, इनका विरोध करेंगे, वो सब कुछ हो ही चुका है। स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ावा देना, ये सब कुछ आपको पॉइंट बार बार बता दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सती प्रथा पर रोक लगाना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रयोग पॉइंट है, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कब लगाई गई थी? 4 दिसंबर 1829 को रोक लगी थी। रोक लगाई गई 4 दिसंबर 1829 को। अब किसके प्रयासों से रोक लगी थी? तो प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय ने, ये इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। रोक लगाने वाले कौन थे? प्रयासों से क्या लगी थी? रोक लगी थी। रोक लगाएंगे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल। देखो बंगाल में उस समय गवर्नर जनरल का पद था, ये बंगाल में सबसे पहले पद आया गवर्नर का। जब प्लासी का युद्ध होगा उसमें गवर्नर का पद आया था, और उसमें प्रथम जो गवर्नर बनकर के आए थे वो आए थे रॉबर्ट्स क्लाइव। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनकर के आए थे वो आए वारेन हेस्टिंग, और बंगाल के बाद फिर आएगा ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और बच्चा वो यही रहेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इनका नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा इस पर क्या लगाई गई? रोक लगाई गई। इनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम का नाम था सती निरोध अधिनियम, यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला अधिनियम। ये जो सती निरोध अधिनियम लाया गया ये 1829 में लाया गया था। इसको इन्होंने पास किया और 1829 की धारा 17 में इसको क्या किया गया? पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर 1829 को। पहले बंगाल में और फिर बाद में मद्रास वगैरह क्षेत्र था इन पर, और फिर बाद में धीरे धीरे 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आता है उसमें इन्हीं गवर्नर जनरल बंगाल के जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इन्हें ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, और फिर ये पूर्णतः इस सती प्रथा को बंद कर देंगे भारत में। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था राजा राम मोहन राय को लेकर के। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और देखते हैं मैडम भिक्काजी कामा। अगले प्रमुख व्यक्तित्व में दूसरा नाम आता है मैडम भिक्काजी कामा। ये जो मैडम भिक्काजी कामा है ये महाराष्ट्र की थी, और महाराष्ट्र में पारसियन समुदाय की महिला थी। महाराष्ट्र की पारसियन समुदाय की महिला थी। महाराष्ट्र की पारसियन समुदाय की महिला थी। इनके पति का नाम था रुस्तम कामा। इनका इंपॉर्टेंट क्या रोल रहा है हमारे देश में? इनका इंपॉर्टेंट रोल ये रहा था कि एक बार जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक स्थान पर जो सम्मेलन बुलाया जाता है उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। ये एक सम्मेलन बुलाया गया था जिस सम्मेलन में कांग्रेस के नेता बड़े बड़े भाग लेते हैं, तो ये भी वहां पर भाग लेने के लिए जाती है, और इसने वहां पर भारत का आधिकारिक तो नहीं लेकिन भारत का पहली बार झंडा फहराया था। बात है 1907 की। तो 1907 में मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का पहली बार झंडा फहराया गया था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में रिपीट हुआ है। भारत का पहली बार झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? तो महाराष्ट्र की मैडम भिक्काजी कामा थी। इन्होंने भारत का पहली बार झंडा फहराया था। कहाँ पर फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया। और कब फहराया था? 1907 में। तो पहली बार झंडा इनके द्वारा फहराया गया था। यदि आपसे पूछे भारत का पहली बार झंडा किसने फहराया था, तो फिर आंसर आएगा 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। वहां पर अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा रात्रि को
को 12 बजे 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे भारत का पहली बार झंडा फहराया गया। लेकिन ये भारत में भारत का था। फिर हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, तो उसमें प्रधानमंत्री आपको पता है लाल किले से झंडा फहराते हैं। तो पहली बार प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री झंडा फहराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, अब उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अब फिर मनमोहन सिंह का 10 साल रहा था। अब फिर कौन आगे, नरेंद्र मोदी, और उसके बाद फिर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति झंडा फहराने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति जो है आपको पता है इंडिया गेट से 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है आपका झंडा फहराएगी भाई। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था मैडम भीकाजी कामा को लेकर, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के। एक अगला जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 इसमें व्यक्तित्व का अपन लेकर पॉइंट पढ़ेंगे। एक आते हैं मास्टर सूर्यसेन। तो मास्टर सूर्यसेन जी जो है ये जो थे, इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो वह क्रांतिकारी जिन्हें मास्टर दा कहा जाता है वो कौन थे, मास्टर सूर्यसेन थे। दूसरा क्वेश्चन इनका बनता है कि चटगांव शस्त्रागार था, ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, और यहाँ पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में जो शस्त्रागार रखे हुए थे उससे संबंधित आता है इनका नाम चटगांव शस्त्रागार। इसका अर्थ यहाँ पर यह था कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर शस्त्रागार रखे थे, यानी कि उनके हथियार वगैरह रखे होते थे, उनको लूटा था। किसने लूटा था, मास्टर सूर्यसेन के द्वारा लूटा गया था। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट है, मास्टर दा और चटगांव से संबंधित इनके लूटने का पॉइंट आया आपका। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमने राजा राम मोहन राय, मैडम भीकाजी कामा और मास्टर दा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है दोस्तों साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।